अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, I-95 की जानिब से मुना शाह हाज़िर खिदमत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आज की मुलाकात में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मुलाकात में हम आपकी उन शख्सियात से मुलाकात कराते हैं कि जो किसी न किसी हवाले से फ़ाइन आर्ट से यानी फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता हैं। आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करेंगे वो खुद तो एक लिहाज से फाइन आर्ट से मंसूब हैं कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनको मौसीकी से ख़ास लगाव है। लेकिन आज जो बातचीत हम करेंगे उनके हवाले के साथ-साथ एक ख़ास मकसद है उस बातचीत का और वो है कि उनके वालिद साहब जो अदब के एक बहुत मुमताज़ शायर, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको कि हम कहते हैं लेजेंडरी शख्सियत जो होती हैं हमारे किसी भी शोबे की, तो वो अदब का एक बहुत बड़ा नाम है जनाब शानुल हक हक़ी। अदनान हक़ी जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराना चाह रहे हैं ताकि आप उनसे भी मिलें और ख़ास तौर पे उनके वालिद की जो याद है, उससे हम उनकी यादों से भी कुछ जान सकें उनके बारे में और बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो बहुत ही सुनहरी यादें होती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए माँ-बाप की जो याद होती है वो बहुत ही कीमती होती है। तो और फिर उनके वालिद तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनसे बहुत सारी बातें मंसूब होंगी। तो हमने इसलिए ख़ास तौर पे अदनान हक़ी को यहाँ और बुलाया कि ताकि वो अपने वालिद से मुताल्लिक़ कुछ बातें हमसे शेयर कर सकें। अच्छा, आज का प्रोग्राम हमने इसलिए भी उनकी याद से वाबस्ता किया है कि पिछले हफ़्ते यानी 11 अक्टूबर को जनाब शानुल हक हक़ी की बरसी थी और उस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे लेकिन आज आज जो है वो हम इसको उनकी याद से वाबस्ता कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। देखिए, मैं आपकी मुलाकात इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात मैं कराऊँ, आप एक बात ज़हन में आप ये ज़रूर रखें कि हमारा जो भी शोबा फ़नून लतीफ़ा का या कोई भी शोबा है, उसमें जो शख्सियात बहुत बड़े कारनामे अंजाम देती हैं, वो ऐसी शख्सियात होती हैं कि उन्हें उनकी ज़िंदगी ही में सराहना चाहिए और उनकी ज़िंदगी में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो एहसान उन्होंने हमारे ऊपर किया होता है, अपनी निगारिशात और अपने काम के ज़रिए। लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। बहरहाल ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतनी मोहलत या इतना वो मिला कि वक़्त के हमने अपने इतने बड़े शायर को, इतने बड़े अदब के नाम को हमने चाहा कि हम उनके लिए कोई प्रोग्राम कर सकें। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के मेज़बान अदनान हक़ी से, उनसे बातें करते हैं। जी अस्सलाम अदनान। वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम है। अदनान आपसे जैसे कि मेरी बात हो रही थी और हमने कोशिश भी की थी कि 11 अक्टूबर को हम उनकी जी, जो है एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर सकें लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से नहीं हो सका। जी, जी। लेकिन अ, ऐसे लोगों को याद करने के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ख़्याल में क्योंकि वो हमारे दिलों में बसते हैं और वो हमारे ऐसे मोहसिन हैं कि हम उनके काम को हर वक़्त भी याद करें तो वो कम है। दुरुस्त कहा आपने। और आपके तो वालिद थे वो, तो ज़ाहिर है आप तो आपकी जो उनसे क़ुर्बत या आपका जो रिश्ता है, वो तो बिल्कुल जी, ही मतलब अनमोल रिश्ता है। तो मैं ये चाह रही जी। थी कि इससे पहले कि हम हाफ़िज़ साहब के बारे में बहुत सारी बातें करें, हम जी, जी, क्यों जी। ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री हमें मिली है जो कि उनकी यादों से वाबस्ता है तो हम वो अपने नाज़रीन को दिखाते चलें। ज़रूर, तो बिल्कुल, पहले डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल। शानुल हक हक़ी एक बुलंद पाया अदबी शख्सियत थे। वो बैक वक्त एक शायर, नज़्म निगार, सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर, मुहक़्क़िक़, नक्काद, मुतरजम और माहिर लिसानियात थे। शानुल हक हक़ी
गज़ल के तमाम व कमाल शायर, तनक़ीद पर मारकतुलारा मज़ामीन का सिलसिला, बहुत सी किताबें, बाज़ में अव्वलियात का शरफ़, ज़ाहिदा खातून शेरवानिया पर पहला बड़ा तफसीली तनक़ीदी मज़मून। अदबी मंजरनामे के हर कैनवस पर उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। शानुल हक हक़ी ने मुख्तलिफ शोबों में कई किताबें लिखी, जिनमें तारे पैराहन, दिल की जुबान, शाखसाने, नुक्ताए राज, नोक झोंक, नक़्दो निगारिश, अनजान राही और आपस की बातें इंतहाई काबिले जिक्र हैं। वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। सितारा इम्तियाज और तमग़ा कायद आज़म पाने वाले शानुल हक हक़ी 11 अक्टूबर 2005 को हमसे जुदा हो गए। अदनान, अब हम बाकायदा अपनी बातचीत का जो है आगाज करेंगे और आपसे हम ये चाहेंगे जी कि ज़्यादातर जो भी माशाल्लाह आपकी फैमिली में जो भी होता था, जो माहौल था घर का, ज़्यादातर जी मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हक़ी साहब का जो काम है उसको सारी दुनिया जानती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जी मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी आपके घर के उस अदबी माहौल से, जिससे आप बहुत मानूस भी हैं यकीनन, और उसके बारे में आपसे बेहतर और कोई बता नहीं सकता। तो जी अब जबकि हम बात कर ही रहे हैं, बहुत फासले पे हैं इस वक़्त हम, आप कनाडा में हैं, मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन जी ये लग रहा है कि हम जैसे आमने-सामने बैठ के जी अपने अज़ीम शायर को याद कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कमाल। जी, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपके घर का माहौल अदबी होने के साथ-साथ एक तालीमी माहौल भी था, आपकी वालिदा का ताल्लुक दर्स-ओ-तदरीस से था, तो कैसा माहौल था? माँ-बाप ने किस तरह से क्रिएट किया था वो माहौल आप लोगों के लिए? देखिए, वालिदा हमारी, क्योंकि खुद उन्होंने मास्टर्स किया था अलीगढ़ से उर्दू लिटरेचर में, वहाँ पढ़ाया भी और फिर यहाँ भी आके पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया उन्होंने, और 30 साल तक पढ़ाया उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, विमेंस कॉलेज में कराची में। जी, बहुत सी उनकी शागिर्दें मुझे कदम-कदम पे मिल जाती हैं अब भी। हसीना मुईन और बेगम असलम फर्रुखी, पिछले दिनों उनकी किताब की एक रूनुमाई हुई थी हमारी वालिदा की, तो उसमें उन्होंने काफ़ी उनका ज़िक्र किया। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है अम्मा की वजह से, क्योंकि अम्मा खुद उर्दू लिटरेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थीं, और अब्बा के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये यानी हेल्प थी उनके लिए कि वो अम्मा उनके घर में थीं, और वो अपनी शायरी जो भी लिखते होंगे वो पहले उनको सुनाते होंगे और उनसे दाद लेते होंगे। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये समझिए कि वालिदा ने ज़्यादातर ज़िम्मेदारियाँ हमारी सबकी सँभाली हुई थी। बेचारी वो जॉब भी करती थीं, पढ़ाती भी थीं, और क्या फिर आपके वो बहन-भाई हैं, ये जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं जी, इस वक़्त? जी, जी, जी। ये सब ये बहन-भाई अपने हाँ, ये अच्छा, कोई वालिदा के बहुत साथ। पुरानी तस्वीर है, कोई 1900 से मेरे ख़्याल में 66 से वग़ैरह की तस्वीर होगी ये। आप सब लोग ऑलमोस्ट टीनेजर ही हैं। जी, बिल्कुल। मैं तो शायद टीनेजर भी नहीं हूँ अभी इसमें। जी, लेकिन आप अच्छा, आप जी सबसे हाँ, छोटे हैं अदनान? मैं सबसे छोटा हूँ घर में, जी हाँ। तो ये है कि अब्बा को पूरा मौका मिला अपने काम पे तवज्जो देने का, और अम्मा ने उनको पूरी फुर्सत फराहम की, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने उन पे नहीं डाली ज़्यादातर। अब्बा को कभी ये भी नहीं मालूम होता था कि हम कौन-से स्कूल में जा रहे हैं। मुझे याद है कभी अब्बा को हमारे स्कूल जाने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पूरा इत्मीनान था कि अम्मा देख रही हैं। और इसकी एक बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि अगर औरत घर की खुद तालीम याफ्ता हो जी, जी, और जी। खुद वो समझ सके अहमियत को, जी हाँ, कि और अदब नहीं, की यहाँ तो लिट एक और फ़र्क ये था कि वो खुद अदब से वाक़िफ़ थीं, उर्दू अदब से।
तो यानी वो डॉक्टर भी हो सकती थीं, लेकिन फिर वो बात नहीं होती। तो और आज इत्तेफ़ाक ये है कि आज उनकी सालगिरह का दिन है, 17 अच्छा, अक्टूबर। जी। आपकी वालिदा की? जी, जी, जी। बेटे, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये हुआ कि अब्बा को तो हमने हमेशा काम करते हुए देखा जी, और यानी घर में भी वो होते थे तो कहीं गायब होते थे। खाने की मेज़ पे हमारे साथ हम लोग खाना ज़रूर यानी अब्बा का इंतज़ार हो रहा है, खाना रखा हुआ है मेज़ पे, हम लोग शुरू नहीं करते थे जब तक कि वो खुद ना आ जाएँ। अब वो आके चाहे बैठे सोचते रहें लेकिन उनके आने के बाद ही खाना शुरू होता था। ये माशाल्लाह बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर है जी। हाफ़िज़ साहब की। ये आपके ख़्याल में ये किस वक़्त की त तस्वीर है? ये होगी तस्वीर सन 61-62 की मेरे ख़्याल में। अच्छा। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह ही वाज़ वेरी हैंडसम। हाँ, हाँ। पहले तो बहुत दुबले होते थे, इसमें तो फिर भी कुछ वज़न लग रहा है कि बढ़ाया है, लेकिन ये कि उससे पहले की अगर तस्वीरें आप देखें तो उसमें तो बहुत ही दुबले-पतले हमेशा से वो थे। तो एक तो ये बात है, अब हमें अब्बा का यही है कि ज़ाहिर है कि हमें उनकी शफ़क़त मिली और हमें उनका साथ मिला और उन्होंने हमें एक अच्छा माहौल दिया। घर में मुशायरे होते थे, बड़े-बड़े लोग आते-जाते थे। हमारे यहाँ मौसीकी की महफ़िलें होती थीं। हमें एक अच्छा घर रहने को अच्छा यानी एक कम्फ़र्टेबल सीमेंट एक माहौल सारा। कंफर्टेबल जी, ज़िंदगी हमें उन्होंने उनकी वज़ह से मिली क्योंकि वो अलावा सब कुछ करने के वो खुद एडवर्टाइज़िंग से और फ़िल्म्स एंड पब्लिकेशन से उनका ताल्लुक़ रहा। पहले वो जी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर फ़िल्म्स एंड पब्लिकेशंस रहे, फिर वो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन के कंट्रोलर ऑफ सेल्स हो गए 1968 में और 78 तक वहाँ रहे और उसके बाद रिटायर हुए। तो उनका एक तो पेशा था कि जहाँ से उन्हें पैसे कमाने हैं और घर चलाना है और फिर ये था अच्छा, तो वो उनका तो ये था कि दफ़्तर से अपने उठे काम से तो वो सीधे तरक्की उर्दू बोर्ड चले गए। मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने तरक्की उर्दू बोर्ड जॉइन कर लिया था और उसके बाद से वो मैंने उनको कम देखा इसलिए कि वो यानी काम के बाद भी वहाँ चले जाते थे। सीधे तरक्की उर्दू बोर्ड वहाँ से कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे चल आ रहे होते थे। तो इन्हेमाक उन्हें बहुत था काम करने का। जी। हाँ, नहीं वो तो देखिए उनके काम से नज़र आता है। मैं तो हैरान थी जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी डिटेल से जी, कि माशाल्लाह इतनी बेशुमार उनकी किताबें और वो एक ऐसे जो कहते हैं ना अपनी ज़ात में अंजुमन जी, कि वो हर शोबे से उन्होंने मतलब अदब के मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं और उनको जी, उन्होंने आज़माया और उस पे काम किया। यानी वो सहाफ़ी भी थे, वो जी, ब्रॉडकास्टर भी थे, मुतरज्जिम भी थे वो जी, जी, जैसा कि माहिर लसानियात माशाल्लाह इतने सारे उनकी जो सलाहियतें जी। अल्लाह ताला ने उनको दी थी। तो वो ज़ाहिर है खुद उनकी बताते थे कि मसरूफ़ 18 साल जब तक वो तरक्की उर्दू बोर्ड से वाबस्ता रहे और इस लुग़त पे काम होता रहा जो आपके पीछे रखी हुई है, ये जी। 23 जिल्दों की जी, ये लुग़त मुझे की भी वो पीछे तारीख़ उनको जी किताबें हाँ। नज़र आ रही हैं, ये सब आपके वालिद की जी, जी, तो किताबें हैं। वो 18 साल तो उन्होंने शायरी की ही नहीं जी, और मुशायरों में भी जाना छोड़ दिया था, फिर लोगों ने ज़ाहिर बुलाना भी छोड़ दिया कि वो आते ही नहीं थे। और इसलिए कि उनका कहना ये था कि मुशायरे में तो जब तक बारी आती है तो कई घंटे बैठना पड़ता है और इतनी देर में तो मैं 2 किताबें पढ़ लेता हूँ। वो ये कहते थे कि तो इतनी देर में तो मैं ज़ाहिर है जो उनका रुझान था वो डिफरेंट था। हाँ, घर में भी होते तो हर वक़्त उनकी आँख से किताब लगी रहती थी। तो वो और बड़ी कमाल की उनके अंदर ये खूबी है थी कि वो अम, यानी स्विच कर लेते थे फ़ौरन अपने आप को। जैसे किसी बात पे बहुत सख्त नाराज़ हैं और बहुत गुस्से के आलम में वो कमरे में गए अपने और उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और अब अच्छा। हम तो सहमे बैठे हैं सब कि भई वो बहुत गुस्से में है, अब उनके कमरे में ना जाए कोई। लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मुझे मुझ पे टाँग टूटती थी कि भई वो गाड़ी की चाबी चाहिए बंदर से, अब भाई कमरे में से जाके तुम लेकर हाँ, आओ। जी। अब मैं अच्छा डरते-डरते दरवाज़ा खोलूँ अगर तो देखूँगा कि वो तो आराम से लेटे किताब पढ़ रहे हैं। कोई गुस्सा-वुस्सा सब खत्म कमरे में जाते ही वो अच्छा अपना ये बताएँ कि एज़ अ टीनेजर आपको ये अंदाज़ा था कि आप इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े बाप के बेटे हैं? कभी आपको हुँ, ये एहसास हुआ हाँ, इस नहीं चीज़ का? ये एहसास हमें
बल्कि इस बात का ज़्यादा एहसास रहा कि हम ये हमारे यूँ समझिए कि हम उनको हमारे लिए वो शानुल हक़ ज़्यादा थे और अच्छा, हमारे अब्बा कम थे। तो हमारे तो बड़े वो हमारे लिए एक हीरो की हैसियत थी उनकी और नेचुरली। हमने हमेशा उनको बहुत काबिल और लोगों को भी हम देखते थे जिस तरह से लोग उनकी इज़्ज़त करते थे और बिल्कुल। उनको जिस तरह सराहते थे तो हमें अंदाज़ा होता था कि भई वाक़ई वो अ, एक अदबी और इल्मी शख़्सियत हैं। देखिए और ना उन कि उनका ये ज़हनी तो था कि आप उनसे सलाहियत। किसी भी मौज़ू पे बैठ के बात कर लें जी। और उनकी नॉलेज होती थी क्योंकि वो किताब सिर्फ़ अदबी किताबें नहीं पढ़ते थे, वो तो जो मिल जाए वो उठा के किताब पढ़नी शुरू कर कहीं खाली नहीं बैठते थे। तो जी। अच्छा, और आपकी जहाँ तक वालिदा मिसेस सलमा हक़ी, और ये भी मैं बताती चलूँ आपको, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि मेरी बड़ी खुशनसीबी रही जी। कि मिसेस सलमा हक़ी मेरी लेक्चरार थीं उर्दू जी। की, जी, क्योंकि जी। मैंने एडवांस उर्दू ली हुई थी। तो हुँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला, जी। और आज मैं उनकी बड़ी एहसानमंद हूँ कि जो हुँ। भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, उसका क्रेडिट हमारी उन टीचर्स को जाता है जिन्होंने हमें बिल्कुल। वो आगाही दी। तो जी, जी। मैं तो बहुत ही जैसे मतलब मेरे हसीना दिल मुईन में उनकी। एक इंटरव्यू में हसीना मुईन पिछले दिनों वो कह रही थी कि मैं ड्रामा निगार या मैं जो यानी लिखती हूँ वो सलमा आपा की वजह से। क्योंकि उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम लिखा करो, तुम बहुत अच्छा लिख सकती हो। वरना मैं शायद आज राइटर ना होती या मैं आज कोई ड्रामा निगार ना होती, मैं कुछ ना होती। तो जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, उन्होंने ये कहा अपनी एक इंटरव्यू में। तो अच्छा और हमारे उनके ये था कि पढ़ाने का जैसे आपको तरीका भी माहौल मुझे जहाँ तक याद है, पढ़ाने का तरीका उनका डिसिप्लिन होने के साथ-साथ उनमें एक ख़ास सॉफ्टनेस थी जी। कि वो जो होता है ना, टीचर का एक अपना हुँ। मिज़ाज और रवैया होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। जी, 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 जी। तो हाँ, बहुत ही। वही जी। हमारे यहाँ तो जैसे आपने कहा ना माहौल तो जैसे अब्बा-अम्मा में कभी एक तकरार भी कोई होती थी, तो वो भी लगता था कोई अदबी वो है, गुफ्तगू। दूसरा सवाल मैं यही करने जा रही थी आपसे कि इस माहौल में नेचुरली बड़ी अदबी बातें होती होंगी। बिल्कुल, वो उनकी लड़ाई भी जो थी वो सुनने के काबिल चीज़ होती थी। मज़ेदार। वैसे अब्बा का एक शेर याद आ गया मुझे इसी मौके पे जी। कि उनसे हो जाते हैं वहशत में कुछ ऐसे भी कलाम, लोग सुन पाएँ तो दोनों ही को दीवाना कहें। क्या बात है! वाक़ई क्या बात है। तो वैसे आपका मतलब आपके सारे ही बहन-भाई ज़ाहिर है जो इस माहौल में बड़े हो रहे थे, तो उनमें से किसी को, किसी भाई या बहन को शौक नहीं हुआ शायरी का, या मतलब किसी और अदब लगाव के से? लगाव सबको है और यानी समझते भी बहुत कुछ हैं अदब को वो और क्योंकि बड़े भाई ने तो मास्टर्स किया था अंग्रेज़ी में जी। तो उनका अंग्रेज़ी अदब पे ज़्यादा रुझान था, लेकिन वो उर्दू शायरी को भी खूब समझते हैं जी। और लेकिन खुद शायरी करने का मैंने कभी देखा नहीं। पिछले दिनों अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे अब्बा के ही 2 शेरों का अंग्रेज़ी में पोएट्री में लिख के उन्होंने कहा कि मैंने भई ये कोशिश की है, मुझे भेजिए, बहुत खूबसूरत। नहीं तो ज़ाहिर तो वो मैंने असर उससे तो कहा आना है, वो तो हुँ, बच नहीं सकते, कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत जो है, वो जी, रोशनी जो है वो सरायत कर जाती है। बिल्कुल। अच्छा ये वैसे बड़ी और नेचुरल चीज़ अगर है। है तो कुछ ज़रा ज़्यादा तो मुझ में है, थोड़ा-सा मुझ में भी कुछ नहीं था पहले, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि अम्मा से हम उर्दू पढ़ा करते थे जब हमारे इम्तिहान होने वाले होते थे। वो मिनटों में हमें गालिब और इकबाल पे और मीर पे मिनटों में हमें मज़मून लिख के देती थीं और जो हमें इम्तिहान के लिए तैयारी कराती थीं, उसी से हमने इतना कुछ अदब से हमारी वाक़फ़ियत हुई जो पहले ना होती कभी। तो अच्छा। अब्बा के इंतकाल के बाद जी। इंतकाल के बाद जब एक पहला जलसा यहाँ पर हुआ, उनके इंतकाल के 15 दिन बाद तो उन्होंने कहा कि भई आपको कुछ बोलना होगा। तो मैं कुछ काम कर रहा था, रात को 3 बजे मुझे ख़्याल आया कि अब मुझे कल बोलना है और बहन भी बोलेंगी तो अब पता नहीं क्या क्या कहूँगा मैं तो कभी बोला नहीं। इस तरह से मैं पॉइंट्स लिखने बैठ गया। और उससे पहले ये हुआ था कि अब्बा की किताब एक छपने जा रही थी और उसका मुस्तवदा आया था, उसमें मैंने देखा तो किताब की बड़ी गलतियाँ नज़र आ रही मुझे।
तो मैंने तो भाई के साथ था, मैंने कहा मुझे पहले इसको देखने दो एक नज़र। वो कहने लगे भाई 3 दिन में मैं जा रहा हूँ तो तुम देख लो। तो 3 दिन में उनकी 100 ग़ज़लें मैंने एडिट की थी। अच्छा। तो दिमाग राइमिंग हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो वो जो मैं पॉइंट्स लिखने बैठा तो वो पूरी नज़म तैयार हो गई। अच्छा। और वो फिर दूसरे दिन बहन को दिखाई तो उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं तुम ये पढ़ो वहाँ पर। हालाँकि मैं तो उसको किसी काबिल नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने ज़िद करके मुझसे पढ़वाई वो। तो वहाँ से मुझे शौक हुआ थोड़ी बहुत शायरी करने का, लिखने का। अब वो तो और ज़ाहिर है वो आना था असर। अब जहाँ तक हाफ़िज़ साहब की काम का ताल्लुक है, तो इतना बेशुमार जो उनका काम है, जहाँ तक कुछ किताबों के नाम मुझे उनके याद हैं कि शाखसाने, अच्छा उन्होंने अफ़साना निगारी भी तो की ना? जी, 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 अफ़साना अफ़साने भी निगारी की लिखे। उन्होंने, कह मुकर्नियाँ और पहेलियाँ, जो कि अमीर खुसरो के अंदाज़ में, नज़्र खुसरो के नाम से उनकी किताब है, जिसमें पहेलियाँ और कह मुकर्नियाँ बहुत बड़ा काम था जिसका हमें अंदाज़ा हो नहीं सकता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हाँ, असल में और उन्होंने उसकी जो क्या काम किया, मतलब। जी। उन्होंने जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपनी शायरी करने में और नाम चमकाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। उन्होंने अदब को कुछ सरमाया देने की कोशिश की, जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकें, जो लोगों के काम आएँ। जैसे फ़रहंग तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने बनाई और अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी तर्जुमा किया उन्होंने। बहुत सी ऐसी किताबों के तर्जुमे किए जो पहले किसी ने उर्दू में कहीं किए नहीं थे, और मशहूर किताबें दुनिया भर की ज़बानों में। भगवद गीता मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, आपने एक उर्दू लुग़त पीछे नज़र जी, आ रही है और बाकी ये किताबें, तो जी। ये सब उनकी ये तो पूरी नहीं निगारिशात हैं। किताबें जो मेरे पास जी, जो मौजूद हैं वो हैं। नेचुरली। इसके अलावा भी उनकी किताबें हैं जो मेरे पास नहीं। उसके अलावा उन्होंने बच्चों के अदब पे बहुत काम किया। बच्चों के अदब पे काम किया। जी। हाँ, उन्होंने यानी 3 किताबें तो उनकी बच्चों के अदब पे ही हैं सिर्फ़, कि आपस की बातें, वाह! अ, और फूल खिले हैं रंग-बरंगे, अ, माशाल्लाह, ठीक है? और फिर ज़बरदस्त। नज़्में, पहेलियाँ और नसर पारे। तो ये जो इतना किताब है कीमती ये तो सरमाया है जिसका जी, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर उन्होंने मेहनत से, और सबसे बड़ी बात ये कि एक लगन जो है कुछ देने की, जी, जी। वो अच्छा, बहुत इस काम किताब की। को पूरी किताब जो है वो ज़िया मुइनुद्दीन साहब ने एक पूरी उसकी डीवीडी तैयार की है, जो कि यानी मैंने बाज़ार में आ गई। एक वीडियो में देख रही थी जिसमें ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने एक उनकी लफ्ज़ दर्द। कुछ। जी, तो वो जी, इस कदर दिलचस्प उनकी वो गुफ्तगू थी कि मुझे बहुत ही मज़ा आया, और मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि हाफ़िज़ साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जी, जी, ज़बरदस्त था। यकीनन बहुत अच्छा था। जी हाँ, बिल्कुल। उनमें और वो बहुत अच्छा। पसंद भी करते थे। जी, अच्छा, आईना-ए अफ़कार, अफ़कार गालिब के नाम से उनकी किताब मुझे याद है, मैंने पढ़ी है कि जी, गालिब जी। के ऊपर जो भी उन्होंने अपने आरा दी तहरीर है, की। और विलियम शेक्सपियर क्योंकि माहिर लसानियात थे तो उनके तराजिम भी हैं हाँ, इतने सारे कि और वो सारे मेरे ख़्याल में। ये देखिए कि वो मंज़ूम तर्जुमे हैं, यानी भगवद मंसूर गीता का पूरा मंसूर। मंज़ूम तर्जुमा है। एंथोनी एंड क्लियोपेट्रा का पूरा मंज़ूम तर्जुमा है। जी। अ, तो वो और कमाल की बात है। हाँ, मतलब सोच के भी हम लोग तो मतलब कि किस तरह उन्होंने वाक़ई अपना इतना वक़्त और अपनी एनर्जी कितनी दी, वो जी, सिर्फ़ सच्ची लगन ही हो सकती है। जी, अच्छा, भगवद गीता पे तो उनका ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा उनको मतलब ये अ, सब अदब में इस बात को मानते हैं जो भगवद गीता का जी। उन्होंने तर्जुमा किया, उस हवाले से कितना अ, समझिए असल में कि। हमारे यहाँ मुसलमानों में रिवाज कम है कि वो दूसरे मज़ाहिब की किताबों को भी यानी तर्जुमा करके अपनी ज़बान में दिखाएँ। किसी वजह से इसका रुझान कम है, लेकिन ये काम अब्बा ने किया। और एक अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की किताब जो थी, वो पूरी उन्होंने संस्कृत से बराह रास्त तर्जुमा की उर्दू में। तो उसके लिए किताबें मँगवाई उन्होंने। संस्कृत जानते थे, लेकिन और उसको उन्होंने अपने आप को उसमें
क्योंकि यानी एक अदीब के लिए कि जो सच्चा अदीब होता है उसके लिए बहुत बड़ा सरमाया उसकी किताबें होती हैं जो दस्तावेज की सूरत में जी, वो जी, जमा जी। वही एसेट होता है और वही अपने पीछे छोड़ जाते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वही लिहाज सरमाया से माशाल्लाह उनका बहुत एसेट है जो जी हाँ। अब आप लोगों के लिए भी ज़ाहिर है इतना कीमती खजाने की तरह से जी, जिस तरह जी। आपने रखा हुआ है घर में जी। उनकी यादों को समेट कर। हाँ, ये मैंने आपके लिए लाके यहाँ रखी है, वरना ये शेल्फ में, बुक शेल्फ में मैंने रखी हुई है और किताबों जी। के साथ। हमारे यहाँ बचपन से हमने घर में हज़ारों किताबें, हमारे यहाँ वो एक लाइब्रेरी थी पूरी अब्बा की, उसमें हज़ारों किताबें होती थी। अच्छा, हाफ़िज़ साहब को ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत से अवार्ड से भी नवाज़ा गया। जी, तो जी। बल्कि मैं चाहूँगी कि अगर हमारे पास उनकी कोई पिक्चर हो अवार्ड की तो जी, उनकी शायद एक हम तो दिखा ये सकें। है जी, तमग़ा कायद-ए-आज़म माशाल्लाह। जी, लेते तमग़े हुए। कायद-ए-आज़म से उनको नवाज़ा जी, गया था। जी, और फिर जी, ये सितारा-ए-इम्तियाज़। सितारे-इम्तियाज़। जी, क्या बात है! क्या बात है! तो माशाल्लाह। इसके अलावा उनको निगार अवार्ड भी मिला। निगार अवार्ड भी मिला। क्योंकि एक फ़िल्म अच्छा, थी वो लाखों किस फसाने, लिहाज उसमें से? उन्होंने एक फ़िल्म में गाने क्या थे उनकी ग़ज़लें उन्होंने वहाँ इस्तेमाल की थी उसमें। तो वो उसपे उनको निगार अवार्ड भी मिला था। बल्कि वो जो एक ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी तस्वीर आपने दिखाई, इसमें पीछे रखा हुआ नज़र आ रहा अच्छा, अच्छा। है। तो वैसे अदनान, अब उनकी ग़ज़लों का जब हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी ग़ज़लें बहुत सारे गुलकारों ने गाई हैं अपनी-अपनी आवाज़ों में जी, और बहुत मशहूर भी हुई हैं उनकी ग़ज़लें। तो जी। आप बताएँगे कुछ इस बारे में किस-किस ने गाई हैं हाँ, ज़रूर। हाफ़िज़ साहब की अ ग़ज़लें? मुख्तलिफ़ गुलकारों ने गाई हैं। एक तो बहुत मशहूर सभी जानते हैं, अम अम, तुम नाहिद सुल्फ़त के अख्तर। तगाज़े, नाहिद अख्तर की गाई हुई जो ग़ज़ल है, बिल्कुल, तुम वो तो सुल्फ़त के तगाज़े न हर निभाए वक़्त जैसे। पीटीवी से जी हाँ। मैं सुनती थी, कोई हफ़्ते में 1-2 बार तो उस ग़ज़ल का आना ज़रूरी होता था, इतनी फ़ेमस जी, थी वो। इसके अलावा एक महनाज़ बेगम ने ग़ज़ल गाई थी कि फिर वही दुनिया दिले दीवाना याद आने लगी, ज़िंदगी अफ़साना दर अफ़साना याद आने लगी। और उस्ताद सलामत अली ने एक ग़ज़ल गाई थी, भुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आँखों में क्या है। जी। उनकी अख़लाक़ टिपिकल अहमद ने। मैं समझती हूँ कि जितना मैंने उनको पढ़ा है, तो हाफ़िज़ साहब की ख़ास एक वो रिवायती और तहज़ीब भी मेयारी जो तहज़ीब का हमारी मेयार जी हाँ, है, उसकी हाँ। शायरी थी उनकी। जी, क्लासिकल, तो यानी उसमें क्लासिकल टच इम्तिज़ाज के था। साथ। जी, उसमें नई जदीद उर्दू ग़ज़ल के बानियों में शुमार होते हैं वैसे वो, और तो उसमें रंग कुछ पुराना भी नज़र आता है और नया भी नज़र आता है। हाँ, वो इम्तिज़ाज जो खूबसूरत सा एक होता है ना, जी, जी। पुराने और जदीदियत का, तो वो जी, उनके यहाँ मौजूद है। जी, तो जी। आपको उनकी सबसे अच्छी ग़ज़ल कौन-सी लगती है? ज़ाहिर है माशाल्लाह आप सिंगर हैं, मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाह रही थी कि आप जो है आपको अल्लाह ताला ने जो टैलेंट दिया है सिंगिंग का और इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है, सुरीली आवाज़ दी है, आप तो ज़ाहिर है ठहरेंगे हम तो आखिर में आपसे फ़रमाइश भी करेंगे आप कि ठहरेंगे आप तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मौसीकी से मेरा लगाव ज़रूर था बचपन में, और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप बीच में आया 30-35 साल का, कि ना मैंने कभी गाया, ना बजाया, ना सुना। एक यानी जद्दोजहद का दौर था। तो अब ये दोबारा थोड़ा-सा फिर रिवाइव हुआ है शौक। तो लेकिन ये बिल्कुल। कि शौक ही हद तक है, बस थोड़ा बहुत शौक है और कोई महारत नहीं है ऐसी, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो सलाहियत है उसे ज़रूर करना लाना चाहिए। चाहिए सामने, लेकिन बस क्यों माज़-ए-ख़ैर नहीं? जी, हालात ऐसे होते हैं या आदमी, माहौल नहीं होता, जी। तो वो नहीं कर पाता उस चीज़ को आदमी। तो अदनान, मैं ये फ़रमाइश करना चाहूँगी और मेरे ख़्याल में हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे कि आप जी, अपने वालिद की कोई ग़ज़ल हमें सुनाएँ। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ। मैं, जैसे मैंने कहा कि ये शौक की हद तक है सब कुछ। अम, मैं आपको कोई और ग़ज़ल सुनाऊँ पहले? अ, आप जो आप आप चाहें, जो आपको पसंद हो। हुँ। अम, अख़लाक़ अहमद बेचारे जो अब नहीं रहे, कैंसर में इंतकाल हो गया था उनका, उन्होंने ग़ज़ल
थी जो चलती फिरती सी उनकी गजल थी, वो गाई अच्छा। थी, मैं थोड़ी सी वो सुनाया था। बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो, बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो, मगर क्या करें दिल के मारे हैं यार, मगर क्या करें दिल के मारे हैं यार। कहाँ तक ये अपने पराए का कैसा, कहाँ तक ये अपने पराए का कैसा, सभी गम हमारे तुम्हारे हैं यारो। मैं सर किसे दिल के तारों को छूना, बड़े नगमगर इसमें हारे हैं यार। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज। और वो जो उनकी खास एक अदनान, एक बहुत ही अच्छी जो उनकी गजल जिसके बारे में हमें अभी बात कर रहे थे, नाहिद अख्तर ने गाई है, वो उससे उल्फत के तकाजे, तो अगर वो भी हमें नाज़रीन को हमारे सुनाएं तो यादें ताज़ा हो रही हैं। तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। हम निगाही की हमें खुद भी कहाँ थी तौफीक, हम निगाही की हमें खुद भी कहाँ थी तौफीक, कम निगाही के लिए उज़्र न चाहे जाते, कम निगाही के लिए उज़्र न चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। बिना मोहलत हमें हस्ती ने वफा की, वरना बिना मोहलत हमें हस्ती ने वफा की, वरना और कुछ दिन गमे हस्ती से निभाए जाते, और कुछ दिन गमे हस्ती से निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। जो दोस्ती जो उन्होंने गाए भी नहीं हैं नाहिद अख्तर ने, काश है अब्रे बहारी तेरे बहके से कदम, मेरी उम्मीद के गुलशन में भी गाहे जाते।
जी। ये और वो उसका जो शायरी तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो उसका जो एक तासुर है ना, जी, वो जी। एक ऐसा कहना चाहिए कि एक उदासी की जो एक कैफ़ियत है ना, वो रोमांस आपके भी दिल में है, उतार उदासी देता भी है। है। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, उदासी और एक वो तो ये माशाल्लाह उनकी अपनी शायरी का कमाल भी था और सिंगर ने भी बहुत अच्छा गाया। ज़ाहिर है अच्छी शायरी होती तो सिंगर भी फिर उसपे कंपोज़र ने कंपोज़ बहुत अच्छी की। कंपोज़र भी बहुत ही फिर दिल से उसको कंपोज़ करते हैं, तो माशाल्लाह। अच्छा और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हाफ़िज़ साहब अ, अपनी लाइफ़ के आखिरी दिनों में कनाडा में थे, जी। यहाँ पे। तो वो यहाँ पे वो कब मतलब कब आए और उनका कितना अरसा यहाँ गुज़रा? वो पहले 1984 में आए थे। लेकिन कहने लगे भाई मुझे तो वहाँ बहुत काम करने हैं, मैं तो यहाँ रह के यहाँ नहीं रह सकता। चले गए थे। तो फिर 1994 में दोबारा आए और फिर वो यहीं रहे। आते-जाते रहे बीच में 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए चले जाते थे, फिर आ जाते थे। लेकिन मुस्तक़िल ठिकाना उनका वहीं था। मैं मॉन्ट्रियल में था, मेरे पास ही वो 8 साल वहीं मॉन्ट्रियल में रहे। वहीं ये लुग़त जो है ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी की जो अंग्रेज़ी उर्दू की जो तर्जुमा है वो उन्होंने वहीं समझिए कि मुकम्मल की और फिर यहाँ गए हम लोग क्योंकि वालिदा भी मेरे साथ थीं और वहाँ कोई और था नहीं, यहाँ मेरे भाई और एक बहन भी थी। तो हमने भी वहाँ से हम भी यहाँ यानी माइग्रेट करके आ गए मॉन्ट्रियल से टोरंटो। तो यहाँ पे लेकिन इत्तेफ़ाक ये हुआ कि आए तो उनकी खातिर ही थे, लेकिन 1 साल के 1-2 महीने के अंदर ही अम्मा हमारी बेचारी कुर्सी से गिर गईं और उनकी हिप बोन टूटी और फिर वो बेचारी नहीं पनप सकीं। और फिर उसके 2 साल के अंदर ही अंदर फिर अब्बा भी कैंसर का शिकार होके चले गए। तो ज़्यादा वक़्त उनके ज़िंदगी साथ की ऐसी तल्ख़ हकीकतें हैं, ज़ाहिर है सबको जी, देखनी पड़ती हैं। जी। लेकिन ये है कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो कि मेरा एक शेर है, मैं ऐसी ही शख्सियत के बारे में जब भी बात होती है, तो मैं ये शेर ज़रूर पढ़ती हूँ जी। कि ये ऐसे लोग हैं जिनके सभी ही माथे से वाह! नमूद सुबह तजल्ली उधार लेती है। वाह, वाह! ये ऐसे दोबारा लोग पढ़िए। हैं जिनके सभी ही माथे से हुँ, नमूद सुबह तजल्ली उधार लेती है कि जिनके फन के हसीं शबनमी उजालों में वाह! बहार डूब के चेहरा निखार लेती है। वाह! सुभान अल्लाह! तो ये बहुत बहारों का पैगाम देने वाले लोग हैं बिल्कुल। और जो कुछ वो दे के गए हैं वो हमें उनकी बहुत कीमती अमानत समझ के उसकी हिफाज़त करनी चाहिए जी, और और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी, मैं समझती हूँ यही हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हुँ, अल्लाह ताला उनको आला मकाम दे जन्नत में जी। और अदनान मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने अपना वक़्त आपका दिया शुक्रिया। जी, मैं और आपका शुक्रिया इतनी अदा करना चाहूँगा। मज़ेदार और इतनी अच्छी मालूमात भी आपने फ़राहम की जी, और शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे शुक्रिया। और आप एक प्राउड बेटे हैं, ऐसे जी, माँ-बाप के जिन पे वाक़ई औलाद को फ़ख्र होना चाहिए। जी, तो अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे। बहुत तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूँ। हमारा I-95 जो है हमारा चैनल उसका मकसद जो ख़ास तौर पे ये जी, हमारा सेगमेंट आपकी मुलाकात है, आज हुँ, की मुलाकात। जी, इसमें हमारा मकसद ही ये है कि हम ऐसे लोगों को लाके अपने नाज़रीन से मुतारिफ़ कराएँ हुँ, कि हुँ। जिनके कारनामे हैं और उनकी जी हाँ, यादें हम ताज़ा हाँ, करें। बिल्कुल, तो आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप आए हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल। इंशाल्लाह अब आपकी गायकी से तो हम अक्सर ज़रूर लुत्फ़ जी, अंदोज़ मैं होते बिल्कुल, रहेंगे बिल्कुल अनाड़ी और आदमी। जी, जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। I-95 की तरफ से। जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह मुलाकात होगी। हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।